नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026 के लिए राजनीति विज्ञान का यूनिट नंबर 1 जो कि है राजनीतिक सिद्धांत, इसके हम लोग आज टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। आप सभी को पता होगा कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 26 अप्रैल संडे को निर्धारित किया गया है, जो कि झारखंड के विभिन्न शहरों में ये लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा बिगेस्ट ऑफर है, जिनको भी पॉलिटिकल साइंस का बुकलेट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में और टेस्ट चाहिए तो अभी आपको ऑफर प्राइस में ये मिल जाएगा। वैसे इसका टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है 149 है और पॉलिटिकल साइंस बुकलेट का जो प्राइस है वो 1300 है। बट अगर आप लोग बुकलेट लेते हैं, ये बुकलेट पॉलिटिकल साइंस का, तो ये मात्र अभी आपको 399 में मिल जाएगा और इसके साथ आपको पॉलिटिकल साइंस का जो ये टेस्ट सीरीज है इसके साथ आपको ये बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगा। वहीं अगर आप लोग पेपर 1 के लिए लेते हैं बुकलेट, जो कि प्राइस जो है 540 है, लेकिन ये मात्र आपको 249 पे मिल जाएगा, जिसके साथ आपको ये टेस्ट सीरीज भी आपको 10 जो है पेपर 1 का वो आपको मिल जाएगा। और आप लोग में से किन्हीं को अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना हो तो आप हमारे झार शिक्षा ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन ले सकते हैं। वहां पर आपको टोटल जो है 20 सेट मिलेगा, जिसमें से आपको 10 ऑनलाइन फॉर्म में है और 10 जो है पीडीएफ फॉर्म में है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिनको भी टेस्ट लगाना हो ऑनलाइन तो आप हमारे झार शिक्षा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहले पार्ट में हम लोग को इसमें पढ़ना है राजनीतिक अवधारणाएं। कौन सा है? तो राजनीतिक अवधारणा है, जिसमें से हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता एक त्रिकोणीय संबंध है। ईसा बर्लिन के द्विअवधारणा सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह तर्क किसने दिया? तो स्वतंत्रता जो है एक त्रिकोणीय सिद्धांत है, जो कि ईसा बर्लिन के द्विअवधारणा सिद्धांत की आलोचना करते हुए तर्क जो जेराल्ड मैकलम ने दिया था। किसने? तो जेराल्ड मैकलम ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ है गैर वर्चस्व। यह विचार किस आधुनिक राजनीतिक परंपरा का केंद्र है? यह नव गणतंत्रवाद का केंद्र है, जिसके जो समर्थक है वे हैं क्वेंटिन स्किनर और फिलिप पेटिट हैं। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निरपेक्ष, दैट मीन्स एब्सोल्यूट क्यों माना है? क्योंकि सत्य जो है अक्सर विरोधी विचारों के संघर्ष से ही उभरता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक नहीं है बल्कि यह समाज द्वारा सृजित है। यह उदारवादी विचार किस उपयोगितावादी विचारक का है? यह जेरमी बेंथम का। किसका है? तो जेरमी बेंथम का है। अगला प्रश्न है, भाग्य समतावाद का सिद्धांत मुख्य रूप से यह भेद करता है कि असमानता यानी विकल्प से उपजी है या परिस्थिति से। इसका प्रमुख समर्थक कौन है? तो भाग्य समतावादी का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से भेद करता है किसमें? तो असमानता दैट इज विकल्प से उपजी है या परिस्थिति से। तो इसके समर्थक कौन है? तो रोनाल्ड डवर्किन है। कौन है? तो रोनाल्ड डवर्किन है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में लेक्सिकल ऑर्डर का क्या अर्थ है? तो लेक्सिकल ऑर्डर का क्या अर्थ है? तो स्वतंत्रता के सिद्धांत को अवसर की समानता और भेद सिद्धांत पर प्राथमिकता देना, यानी स्वतंत्रता का मूल्य जो है सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, न्याय उचितता के रूप में यानी जस्टिस एज ए फेयरनेस, रॉल्स ने यह विचार 1985 में
अपने किस लेख में स्पष्ट किया कि यह एक राजनीतिक अवधारणा है, न कि आध्यात्मिक? तो किसमें? तो जस्टिस एज अ फेयरनेस, पॉलिटिकल नॉट मेटाफिजिकल में। अगला प्रश्न है, अमृत सेन की पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस में उन्होंने नीति यानी संस्थागत न्याय के बजाय किस भारतीय अवधारणा पर जोर दिया? तो किस अवधारणा पर जोर दिया? तो न्याय पर जोर दिया, जो कि वास्तविक जीवन में न्याय की अनुभूति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधिकारों का हित सिद्धांत का मुख्य तर्क क्या है? तो अधिकारों का हित सिद्धांत का मुख्य तर्क है, अधिकार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करना है, न कि केवल उसकी इच्छा की। और इसके समर्थक कौन है? तो जेरमी बेंथम और जोसेफ राज जो हैं इसके समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, H.L.A. हार्ट ने अधिकारों के किस सिद्धांत का समर्थन किया जो व्यक्ति की चयन क्षमता पर केंद्रित है? जो व्यक्ति की चयन क्षमता पर केंद्रित है वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह विल थ्योरी या चॉइस थ्योरी है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के कॉस्मोपॉलिटन मॉडल के सबसे प्रमुख समर्थक कौन है? तो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल के सबसे प्रमुख समर्थक जो है वह है डेविड हेल्ड है। कौन है? तो डेविड हेल्ड है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का लौह नियम आयरनरी ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है जो यह तर्क देते हैं कि लोकतंत्र का अस्तित्व कुलीन तंत्र के विवेक पर निर्भर करता है? तो इसके लेखक जो हैं वो थॉमस आर डाई और L.H. जिगलर हैं। कौन है? तो थॉमस आर डाई और H.L. जिगलर हैं। अगला प्रश्न है, पैरेटो ने अभिजन दैट इज एलिट्स के चक्रीय सिद्धांत में किन दो प्रकार के व्यक्तित्वों का वर्णन किया है? तो शेर और लोमड़ी का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, सी राइट्स मिल ने अपनी पुस्तक द पावर एलिट्स 1956 में अमेरिकी शक्ति संरचना को किन तीन समूहों का गठबंधन बताया है? तो कॉर्पोरेट अमीर, राजनीतिक नेता और सैन्य प्रमुख का। किसका? तो कॉर्पोरेट अमीर, राजनीतिक नेता और सैन्य प्रमुख, इन तीन समूहों का गठबंधन को क्या बताया है? तो सर्वोच्च बताया है। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट के अनुसार शक्ति दैट इज पावर और बल दैट इज फोर्स में क्या डिफरेंस है? तो शक्ति जो है वो सहमति और सामूहिक कार्रवाई पर आधारित है, जबकि बल यानी फोर्सेस जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा या दबाव है। अगला प्रश्न है, जैव शक्ति यानी बायो पावर की अवधारणा किसने दी जो आधुनिक राज्यों द्वारा आबादी यानी जीवन, स्वास्थ्य, जन्म दर के प्रबंधन को दर्शाती है? यह मिशेल फूको के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो मिशेल फूको के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, नागरिकता के नारीवादी समालोचना में रूथ लिस्टर ने किस बात पर जोर दिया? तो रूथ लिस्टर ने किस बात पर जोर दिया? तो नागरिकता को लिंग तटस्थ न मानकर महिलाओं के विशिष्ट अनुभवों को शामिल करना। रूथ लिस्टर ने कहा कि नागरिकता को लिंग तटस्थ न माना जाए बल्कि महिलाओं के विशिष्ट अनुभवों को इसमें शामिल किया जाए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कोवेनेंट और वैश्विक सामाजिक लोकतांत्रिक नागरिकता का विचार किसने दिया? तो ग्लोबल कोवेनेंट और वैश्विक सामाजिक लोकतांत्रिक नागरिकता का विचार जो है वो डेविड हेल्ड के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसर की अवधारणा और सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की अवधारणा किसने कहा? तो यह चार्ल्स टेलर के द्वारा कहा गया। नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसर की अवधारणा और ही सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की अवधारणा जो है कहा गया। किसके द्वारा? तो चार्ल्स टेलर के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, समानता का अर्थ है कि कोई भी नागरिक इतना अमीर न हो कि वह दूसरों को खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो
कि उसे खुद को बेचना पड़े। यह कथन किसका है? यह कथन जीन जैक रूसो का। किसका है? तो रूसो का है। अगला प्रश्न है, गोले के भीतर न्याय, स्फेयर्स ऑफ जस्टिस में माइकल वाल्जर ने किस प्रकार के वितरण का विरोध किया है? तो किस प्रकार के वितरण का विरोध किया है? तो प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस का, यानी एक क्षेत्र की सफलता दूसरे क्षेत्र में लाभ नहीं देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विल्ट चैम्बरलेन तर्क का प्रयोग रॉबर्ट नोजिक ने किस बात को साबित करने के लिए किया? तो किस बात को साबित करने के लिए किया? कि कोई भी प्रतिमानित न्याय सिद्धांत स्वतंत्रता को बाधित किए बिना कायम नहीं रह सकता। यानी कोई भी जो प्रतिमानित न्याय सिद्धांत है, जो कि न्याय सिद्धांत किससे संबंधित है? रोल से, वह स्वतंत्रता को बाधित किए बिना कायम नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिकार सिद्धांत लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स के अनुसार अधिकारों का एकमात्र स्रोत क्या है? तो अधिकारों का एकमात्र स्रोत है कौन? तो स्टेट यानी राज्य और उसका कानून। और इसके प्रमुख समर्थक कौन है? तो ये बेंथम है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र विकास का एक तरीका है, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ स्लैश डेवलपमेंट, यानी लोकतंत्र जो है विकास का एक तरीका है। यह विचार किस अमेरिकी दार्शनिक का है? यह जॉन डीबी का है। किसका है? तो जॉन डीबी का है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डहल ने लोकतंत्र के लिए किन दो प्रमुख आयामों को आवश्यक बताया है? तो प्रतियोगिता और भागीदारी को। किसको? तो प्रतियोगिता और भागीदारी को आवश्यक बताया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट डहल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पैनोप्टिकन का रूपक मिशेल फुको ने किस संदर्भ में प्रयोग किया? तो पैनोप्टिकन का जो रूपक के रूप में मिशेल फुको ने संदर्भ प्रयोग किया वो कौन सा है? तो निगरानी समाज यानी कि सर्विलांस सोसाइटी और अनुशासनात्मक शक्ति को समझाने के लिए। अगला प्रश्न है, स्टीवन ल्यूकस ने शक्ति के तीसरे आयाम यानी कि थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर को क्या कहा? तो वैचारिक शक्ति कहा। क्या कहा? आइडियोलॉजिकल पावर कहा, जो लोगों की इच्छाओं और वरीयताओं को आकार देने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता एक बंद करने वाला उपकरण है, सिटीजनशिप एज सोशल क्लोजर। यह नववेवरवादी तर्क किसका है? यह जो नववेवरवादी तर्क है यह किसका है? यह रोजर्स ब्रूबेकर का है। किसका? तो रोजर्स ब्रूबेकर और फ्रैंक पार्किन, ये दोनों के द्वारा यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक न्याय ग्लोबल जस्टिस के संदर्भ में थॉमस पोग ने पश्चिमी देशों पर क्या आरोप लगाया? तो पश्चिमी देशों पर क्या आरोप लगाया? कि वे वैश्विक गरीबी के लिए सक्रिय रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने संसाधन विशेषाधिकार और उधार विशेषाधिकार का हनन किया है। अगला प्रश्न है, न्याय का हकदारी सिद्धांत इंटाइटलमेंट थ्योरी किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है? तो न्याय का हकदारी सिद्धांत जो है वह किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो अधिग्रहण में न्याय, हस्तांतरण में न्याय और परिहार में न्याय। किस पर? तो अधिग्रहण में न्याय, हस्तांतरण में न्याय और परिहार यानी कि रेटिफिकेशन में न्याय। अगला प्रश्न है, एंथनी गिंडेस ने तीसरा रास्ता में अधिकारों के साथ किस अवधारणा को अनिवार्य रूप से जोड़ा? तो किसको? तो दायित्व को यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अनिवार्य रूप से जोड़ा, यानी कि नो राइट्स विथआउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
अगला प्रश्न है रचनात्मक स्वतंत्रता क्रिएटिव लिबर्टी की अवधारणा किसने दी? तो क्रिएटिव लिबर्टी की अवधारणा जो है यह मैकलम या कभी कभी सीबी मैकफरसन के विकासात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रायन बेरी ने अपनी पुस्तक कल्चर एंड इक्वालिटी में किसकी तीखी आलोचना की है? तो ब्रायन बेरी ने अपनी पुस्तक कल्चर एंड इक्वालिटी में किसकी आलोचना की है? तो बहुसंस्कृतिवाद की। किसकी? तो बहुसंस्कृतिवाद की। यह तर्क देते हुए कि यह सार्वभौमिक मानवाधिकारों और समानता को कमजोर करता है। कौन? तो बहुसंस्कृतिवाद। अगला प्रश्न है न्याय का नारीवादी चेहरा सुसान मोलर ओकिन ने रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का उपयोग कैसे किया? तो कैसे किया? तो यह तर्क देने के लिए कि यदि लोग अपना लिंग यानी जेंडर नहीं जानते तो वे पितृसत्तात्मक परिवार को स्वीकार नहीं करेंगे। पॉलीआर्की में रॉबर्ट डहल ने आधुनिक लोकतंत्र की कितनी संस्थागत गारंटी बताई है? तो कितनी संस्थागत गारंटी बताई है? तो 7 या बाद के कार्यों में 4 रह गया। अगला प्रश्न है जेरमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहकर खारिज किया? तो क्या कहकर खारिज किया? तो बकवास यानी कि नॉनसेंस अप ऑन स्टिल्स। अगला प्रश्न है शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन लॉर्ड एक्टन ने किसे लिखे पत्र में कहा था? यह बिशप मेंडेल क्रेटन के पत्र में कहा था। किसके? तो बिशप मेंडेल क्रेटन के पत्र में। अगला प्रश्न है नागरिकता का गणतांत्रिक मॉडल किस पर जोर देता है? तो गणतांत्रिक मॉडल जो है यह सक्रिय राजनीतिक भागीदारी और नागरिक सद्गुण पर जोर देता है। अगला प्रश्न है डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो हैं वह अमृत सेन है। कौन है? तो अमृत सेन है। अगला प्रश्न है जॉन रॉल्स ने ओवरलैपिंग कंसेंसस का विचार क्यों पेश किया? तो ओवरलैपिंग कंसेंसस का विचार जो है क्यों पेश किया? तो बहुलवादी समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए जहां विभिन्न व्यापक सिद्धांत एक ही राजनीतिक न्याय पर सहमत हो। अगला प्रश्न है फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्निशन लेख किसने लिखा जो सामाजिक न्याय की बहस को पहचान की ओर ले गया? यह नैन्सी फ्रेजर ने लिखा। किसने? तो नैन्सी फ्रेजर ने लिखा। कौन सा लेख? तो फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है अधिकारों का पूर्व राजनीतिक प्री पॉलिटिकल होना किस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है? यह प्राकृतिक सिद्धांतों दैट मीन्स प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत की विशेषता है जो कि जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का सुरक्षात्मक सिद्धांत प्रोटेक्टिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किस विचार पर आधारित है? तो प्रोटेक्टिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो है यह नागरिकों को सरकार के अतिक्रमण से बचाने के लिए विचार पर आधारित है और इसके समर्थक कौन है? तो जॉन लॉक, बेंथम और जेस मिल, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर ने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को शक्ति के किस रूप में शुद्धतम उदाहरण माना है? तो कानूनी तर्कसंगत सत्ता यानी कि लीगल रैशनल अथॉरिटी के रूप में शुद्धतम उदाहरण माना है। किसने? तो मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न है हेजेमनी अवधारणा का प्रयोग ग्रामसी ने किस समाज के संदर्भ में अधिक किया है? तो नागरिक समाज के संदर्भ में अधिक किया है। अगला प्रश्न है सोशल सिटीजनशिप एंड द
क्राइसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट किसकी रचना है? तो सोशल वेलफेयर एंड द क्राइसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट किसकी रचना है? यह टर्नर की, यानी कि ब्रायन टर्नर की है, या कभी कभी मार्शल के आलोचकों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसमें ब्रायन टर्नर ने मार्शल की आलोचना की है, किसमें? तो सोशल सिटीजनशिप एंड द क्राइसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के लिए बाध्य करना, यानी फोर्स्ड टू बी फ्री। रूसो का यह कथन विरोधाभासी कथन किस संदर्भ में है? तो सामान्य इच्छा का पालन न करने वाले व्यक्ति को पालन कराने के संदर्भ में, यानी कि सामान्य इच्छा का पालन न करने वाले व्यक्ति को पालन कराने के संदर्भ में यह है कि स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है समानता का संकट, क्राइसिस ऑफ इक्वालिटी, समकालीन समय में किस कारण उत्पन्न हुआ? यह योग्यतावाद और बाजारवाद के बढ़ने से उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है न्याय के लिए परिस्थितियां का विचार रॉल्स ने किससे उधार लिया? यह डेविड ह्यूम से उधार लिया। किससे? तो डेविड ह्यूम से उधार लिया। अगला प्रश्न है संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लोकतंत्र का कौन सा रूप है? यह सीमित सरकार यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट का यह एक रूप है। अब हम लोग इसका सेकेंड भाग देखेंगे जो कि है राजनीतिक परंपराएं। इसमें हमें उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद आदि के बारे में पढ़ना है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस भाग में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसका है कि नव उदारवाद यानी कि नियो लिबरलिज्म को अक्सर किस आर्थिक सहमति के रूप में जाना जाता है? तो इसे वाशिंगटन सहमति के रूप में जाना जाता है। किसको? तो नियो लिबरलिज्म को। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक हायेक ने स्वतः स्फूर्त व्यवस्था का सिद्धांत देकर किस चीज का विरोध किया है? तो किस चीज का विरोध किया है? तो राज्य द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय का। अगला प्रश्न है न्याय उदारवाद या आधुनिक उदारवाद का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है? जिन्होंने L.T. हॉबहाउस को प्रभावित किया। तो T.H. ग्रीन को माना जाता है। किसका? तो न्याय उदारवाद यानी कि न्यू लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद का बौद्धिक पिता। अगला प्रश्न है राजनीति में तर्कवाद, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स निबंध लिखकर किसने वैचारिक राजनीति की आलोचना की? तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने। किसने? तो माइकल ऑक्सफोर्ड ने। रूढ़िवाद में नोब्लेस ओब्लिज का क्या अर्थ है? तो नोब्लेस ओब्लिज का अर्थ है विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का यह दायित्व है कि वे कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की भलाई करें। अगला प्रश्न है संशोधनवाद का आरोप मार्क्सवादियों ने एडवर्ड बर्नस्टीन पर क्यों लगाया? तो एडवर्ड बर्नस्टीन पर क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने हिंसक क्रांति की अनावश्यक माना और संसदीय मार्ग का समर्थन किया। किसने? तो एडवर्ड बर्नस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न है एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया? तो एक देश में समाजवाद का नारा जो है यह जोसेफ स्टालिन ने दिया। किसने? तो जोसेफ स्टालिन ने दिया। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक जैसे एडोर्नो, होर्खहाइमर किस प्रकार के मार्क्सवाद के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो हैं आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी या नव मार्क्सवाद के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार क्रांति के दो चरण कौन से हैं? तो क्रांति के दो चरण जो हैं स्थिति का युद्ध यानी कि वार ऑफ पोजीशन
और गति का युद्ध यानी वार ऑफ मैन्यूवर यानी कि मूवमेंट। अगला प्रश्न है लुई अल्थुसर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मीमांसीय अंतराल मार्क्स के जीवन को किन दो भागों में बांटता है? तो किन दो भागों में बांटता है? तो युवा मार्क्स यानी मानवतावादी और परिपक्व मार्क्स यानी कि वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 पुस्तक की लेखिका कौन है? तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 पुस्तक की लेखिका जो है वह केट मिलेट है। कौन? तो केट मिलेट है। अगला प्रश्न है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स पुस्तक में सुलामित फायरस्टोन ने क्रांति का लक्ष्य किसे माना? तो क्रांति का लक्ष्य जो है जैविक परिवार को समाप्त करना और प्रजनन का समाजीकरण को माना। अगला प्रश्न है ब्लैक फेमिनिज्म में अंतर विभागीयता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अंतर विभागीयता यानी कि इंटरसेक्शनैलिटी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किम्बरले क्रेंसो ने किया। किसने? तो किम्बरले क्रेंसो ने किया। अगला प्रश्न है फेमिनिस्ट मिस्टेक 1963 पुस्तक किसने लिखी जिसे उदारवादी नारीवाद की शुरुआत माना जाता है? यह बेट्टी फ्रीडन ने लिखी। किसने? तो बेट्टी फ्रीडन ने फेमिनिस्ट मिस्टेक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीय वाद में त्रासदी की साझा यानी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का सिद्धांत किसने दिया? यह गैरेट हार्डिन ने दिया। किसने? तो गैरेट हार्डिन ने दिया। अगला प्रश्न है वंदना शिवा किस प्रकार की पारिस्थितिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है? यह इको फेमिनिज्म का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है लिमिट्स टू ग्रोथ जो कि 1972 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? यह क्लब ऑफ रोम के द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न है विल किमलिका ने अपनी पुस्तक मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और किसके बीच अंतर किया? यह जातीय समूह के बीच अंतर किया यानी कि एथनिक ग्रुप्स। अगला प्रश्न है क्या बहुसंस्कृतिवाद महिलाओं के लिए बुरा है? इज मल्टीकल्चरिज्म बैड फॉर वुमेन निबंध जो है किसने लिखा? यह सुसान मोलर ओकिन के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिकतावाद में ज्ञान का पूरा तत्व आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पद्धति किसने अपनाई? यह मिशेल फूको के द्वारा अपनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है लोगोसेंट्रिज्म की आलोचना किस विचारक ने की? तो जैकस दरिदा ने की। किसने? तो जैकस दरिदा ने की। अगला प्रश्न है रिचर्ड रॉर्टी किस दार्शनिक परंपरा को उत्तर आधुनिकतावाद से जोड़ते हैं? यह नव व्यवहारिकतावाद से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में उत्तर आधुनिकतावाद किसकी कृति है? तो उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म किसकी कृति है? यह फ्रेडरिक जेम्सन की कृति है। किसकी? तो फ्रेडरिक जेम्सन की कृति है। अगला प्रश्न है समुदायवाद यानी कम्युनिटेरियनिज्म मुख्य रूप से किस आधार पर उदारवाद की आलोचना करता है? तो किस आधार पर उदारवाद की आलोचना करता है? तो यह परमाणुवादी व्यक्तिवाद का विरोध करता है और व्यक्ति को समुदाय में अंतर्निहित मानता है। अगला प्रश्न है माइकल सैंडल ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस में किस
स्व यानी सेल्फ की आलोचना की है, तो भार मुक्त स्व की यानी कि अनइंकम्बर्ड सेल्फ की, किसकी, तो अनइंकम्बर्ड सेल्फ की आलोचना की है। अगला प्रश्न है श्रमिक संघवाद समाजवाद का वह रूप है जो राज्य के बजाय किस पर भरोसा करता है? यह ट्रेड यूनियन और आम हड़ताल पर भरोसा करता है। कौन? तो श्रमिक संघवाद। अगला प्रश्न है माओ त्से तुंग का सतत क्रांति का विचार मूलतः किस रूसी विचारक से प्रभावित था? हालांकि माओ ने इसे अलग रूप दिया। यह लियोन ट्राटस्की के विचार से प्रभावित था। अगला प्रश्न है ओरिएंटलिज्म के बाद एडवर्ड सईद ने कल्चर एंड इंपेरियलिज्म में किस विधि का प्रयोग किया? तो कॉन्ट्रापंटल रीडिंग का। किसका? तो कॉन्ट्रापंटल रीडिंग का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी में मानव केंद्रितवाद के विपरीत किस दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी केंद्रितवाद का। किसका? तो पारिस्थितिकी केंद्रितवाद का समर्थन किया जाता है। किसमें? तो ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी में। अगला प्रश्न है पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अक्सर किस विचारधारा का उप उत्पाद मानी जाती है? यह बहुसंस्कृतिवाद और उत्तर आधुनिकतावाद का उप उत्पाद मानी जाती है। अगला प्रश्न है द रेस्ट ऑफ द अर्थ पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी? यह जीन पॉल सार्त्र ने लिखी थी। किसने? तो जीन पॉल सार्त्र ने लिखी थी। अगला प्रश्न है सकारात्मक कार्रवाई अफर्मेटिव एक्शन का बचाव डवर्किन और रॉल्स जैसे उदारवादियों ने किस आधार पर किया? तो अवसर की निष्पक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है रॉबर्ट नॉजिक ने कराधान की तुलना किससे की है? तो कराधान की तुलना जो है यह बेगार या बंधुआ मजदूरी से की है। अगला प्रश्न है विचारधारा यानी आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले डेडेस्टू डी ट्रेसी ने किया था। किसने? तो डेडेस्टू डी ट्रेसी ने किया था। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो हीगल और मार्क्स को क्या कहा? तो इन्हें अधिनायकवाद का जनक कहा। किसने? तो कार्ल पॉपर ने। अगला प्रश्न है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन की अवधारणा किस उत्तर आधुनिक विचारक ने दी? तो सिमुलेक्रा और सिमुलेशन की अवधारणा जो है यह जीन बॉड्रिलार्ड किसके द्वारा? तो जीन बॉड्रिलार्ड के द्वारा यह दिया गया। कौन सा? तो सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन की अवधारणा। अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक सरकार यानी पैट्रियार्कल गवर्नमेंट का समर्थन किस प्रारंभिक रूढ़िवादी विचारक ने पैट्रियार्किया लिखकर किया था, जिसकी आलोचना लॉक ने की? ये किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा। अगला प्रश्न है न्यायपूर्ण युद्ध यानी कि जस्ट वार का सिद्धांत माइकल वाल्जर की किस पुस्तक का विषय है? यह जस्ट एंड अनजस्ट वार का विषय है। अगला प्रश्न है सभ्य समाज दैट मीन्स सिविल सोसाइटी को हिगेल ने किसके और राज्य के बीच का क्षेत्र माना है? यह परिवार के बीच का क्षेत्र माना है। अगला प्रश्न है रोजा लग्जमबर्ग ने लेनिन के किस
सांगठनिक सिद्धांत की आलोचना की है, तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद की आलोचना की है। उन्होंने इसे तानाशाही की ओर ले जाने वाला बताया। किसने? तो रोजा लग्जमबर्ग ने। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में आधार यानी बेस क्या तय करता है? तो आधार तय करता है क्या? तो अधिरचना को, जो कि कानून, राजनीति और धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी उदारवाद यानी वेलफेयर लिबरलिज्म में जॉन मेनार्ड किन्स का क्या योगदान था? तो आर्थिक मंदी से निपटने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का आर्थिक औचित्य, जिसको हम लोग केन्सियनवाद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, द फेमिनाइन मिस्टेक में समस्या जिसका कोई नाम नहीं, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, क्या थी? तो यह थी अमेरिकी गृहिणियों की असंतुष्टि और घुटन। अगला प्रश्न है, कॉस्मोपॉलिटन वाद दैट मीन्स कॉस्मोपॉलिटनिज्म राष्ट्रीय सीमाओं के बजाय किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो नैतिक सार्वभौमिकता और विश्व नागरिक पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का विरोधाभास पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, यदि स्वतंत्रता असीमित है तो यह सवालों को, निर्बलों को गुलाम बनाने की छूट दे देगी। यह तर्क किसने दिया? यह कार्ल पॉपर ने दिया था। किसने? तो कार्ल पॉपर ने। अगला प्रश्न है, G.A. कोहेन ने रॉल्स की आलोचना किस परिप्रेक्ष्य से की है? तो G.A. कोहेन की आलोचना जो है वो किस परिप्रेक्ष्य से की है? तो समतावादी मार्क्सवाद से। इफ यू आर एन इगैलिटेरियन हाउ केम यू आर सो रिच, अगर आप इगैलिटेरियन हैं तो आप रिच हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम यानी कि SAP का संबंध किस विचारधारा के वैश्विक प्रचार से है? तो किस विचारधारा के वैश्विक प्रचार से है? यह नव उदारवाद के वैश्विक प्रचार से है, जिसमें आपका IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा यह अवधारणा जो है दिया गया था, मतलब उसके द्वारा यह प्रचार किया गया था। अंपायर 2000 पुस्तक के लेखक कौन हैं जो वैश्वीकरण को संप्रभुता का नया रूप मानते हैं? तो यह एंटोनियो नेग्री और माइकल हार्ट है। कौन है? तो एंटोनियो नेग्री और माइकल हार्डट है। अगला प्रश्न है, संस्कृति उद्योग यानी कल्चरल इंडस्ट्री शब्द का प्रयोग एडोर्नो और हॉर्खहाइमर ने किस लिए किया? तो यह बताने के लिए कि पूंजीवाद जन संस्कृति यानी कि मास कल्चर का उपयोग करके लोगों को निष्क्रिय बनाता है। और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है, अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं, यह नारा किस विचारधारा से निकटता रखता है? यह आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म और समुदायवाद से निकटता से संबंध रखता है। दोस्तों, आप सभी के लिए झार शिक्षा के द्वारा अभी स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है सभी बुकलेट्स में। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का बुकलेट लेते हैं जिसका प्राइस जो है वो 1300 है, बट अभी आपको ये मात्र 399 पे ही मिल जाएगा। और इसके साथ आपको पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट सीरीज है जिसमें से आपको 10 मॉक टेस्ट हैं जो कि प्राइस है 149, वो इसके साथ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर पेपर 1 का बुकलेट लेते हैं जो कि प्राइस इसका है 540, ये अभी आपको मात्र 249 पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपको पेपर 1 का 10 मॉक टेस्ट जिसका प्राइस जो है 99 है, वो भी आपको इसके साथ बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और आप लोग को प्रैक्टिस करना हो तो आप हमारे झार शिक्षा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको 10 जो है आपको
ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगा, वहीं 10 जो है आपका पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग इसे एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको वहां फ्री मॉक टेस्ट भी 1-2 डाला हुआ है, आप उसको पहले ट्राई कीजिए, देन आपको अगर लेने का मन हो तो इसे लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।